नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। मैं पिछले कुछ एपिसोड्स में जो ब्लाइंड मर्डर से रिलेटेड है उसमें कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आते हैं उनको पढ़ा। नाम लेना शायद उचित नहीं है। उनमें कॉन्स्टेंटली 3-4 एपिसोड में कुछ लोगों ने ये कहा कि पहले आप पुलिस की खराबी, बुराई, कमी या जो परेशानी पुलिस जो करती है उसके बारे में बताया करते थे, लेकिन आजकल आप पुलिस की बहुत वाहवाही करते हैं। ये भी कहा गया कि पुलिस इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप वाहवाही करते हैं। परिवार के लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई ब्लाइंड मर्डर के केसेस पुलिस ने ही खोले, पुलिस ने ही उनका अनावरण किया, पुलिस ने ही खुलासा किया, पुलिस ने ही विवेचना करके और उसको अंजाम तक पहुंचाया। मैंने आपको अपराध की वो घटनाएं जिनमें किसी में 3 साल बाद, किसी में 4 साल बाद और किसी में 8 साल बाद हत्या का पता लगा और 8 साल बाद ही अभियुक्त गिरफ्तार हुए। तो जब पुलिस ही है, जब सीरीज ही ऐसी है, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सारे अपराध का खुलासा कर देती है, मैंने कभी नहीं कहा। और न ये मैंने कहा कि जो हत्याएं होती हैं पुलिस उसको बहुत अच्छे ढंग से विवेचना करके और उनका खुलासा करती है। मैं अभी जो ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज में आपको बता रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे का जो तर्क या उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि आखिरकार जब कुछ भी पता नहीं है, जिसकी हत्या हुई है उसके घर वालों को पता नहीं है, जिसकी हत्या हुई है उसके पड़ोसियों को पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं है, FIR बनाम अज्ञात लिखाई गई है, तो ड्यूटी तो पुलिस की है कि उसका कैसे भी खुलासा करे। आपके दिमाग में जो बात है कि साहब पुलिस गलत खुलासा कर देती है, गलत लोगों को फंसा देती है, पुलिस परेशान करती है, पुलिस अत्याचार करती है, पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है, पुलिस पैसा लेती है, ये सब बात आपकी जायज़ है। आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन ब्लाइंड मर्डर्स के केस में तो पुलिस ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जिसने इन्वेस्टिगेट किया, जिस टीम ने किया, जिस व्यक्ति ने किया, जिस अधिकारी ने किया, उसको अच्छा कहना मेरा फर्ज भी है और आपका भी फर्ज है। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आखिर कैसे, कहाँ से ले जाकर और कैसे 6 साल बाद, 7 साल बाद, 4 साल बाद कैसे पुलिस उस तक पहुंची, ये मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। और उन लोगों को भी जिनके दिमाग में कोई फितूर रहता है, क्राइम करने का कुछ की जो टेंडेंसी रहती है, उनके दिमाग में भी आए कि हम कितनी भी चालाकी करें, कितनी भी सफाई से घटना को अंजाम दें, अल्टीमेटली हम फंसेंगे पुलिस के जाल में। तो मैंने सोचा आज मैं क्लियर कर दूं। पिछले 5-7 एपिसोड से लगातार इस तरह के कमेंट आ रहे थे। मेरा केवल और केवल पर्पस ये है कि आप भी एजुकेट हो। पुलिस के लिए एक फ्रेज कहा जाता है कि पुलिस पर्सनल्स आर सिविलियंस इन यूनिफॉर्म। हम भी आपकी तरह समाज के अंग हैं, किसी के परिवार के हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के और रिश्ते में जो जितने रिश्ते हैं, किसी के बुआ हैं, फूफा हैं, किसी के मौसा हैं। तो हम तो आप ही के बीच में हैं, कोई पुलिस वाला आपके बीच का है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसने वर्दी पहन रखी है, संवैधानिक अधिकार उसको मिले हैं। तो जो काम इन सब घटनाओं में पुलिस ने किया है वो अपनी आंखें आप खोल के रखेंगे
तो आप भी इन घटनाओं के बारे में पता कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं, पुलिस का काम आसान कर सकते हैं। इसलिए मैं वृतांत इसका बताता हूँ कि मौके से कौन सी चीज़ पकड़ी गई, मौके से कैसे लीड मिली, वहाँ के लोगों से कैसे लीड मिली, कौन ये बता सकता है, सीसीटीवी कहाँ लगे हों और कहाँ अपराधी जा रहा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा बताने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है। आज का जो वाकया है वो गोरखपुर से रिलेटेड है। गोरखपुर में 20 अगस्त 2020 को दोपहर शाहपुर थाना क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में झाड़ियों के बीच से बदबू उठने लगी। पड़ोस के लोग झांकने भी लगते हैं और सूंघने की कोशिश भी करते हैं। जब ये दुर्गंध बहुत तेज हो गई तो पड़ोस के लोगों को ये लगा कि शायद कोई जानवर यहाँ पर मरा पड़ा है। सामान्य रूप से लोग यही कहते हैं कि कोई कुत्ता मर गया है, कोई बिल्ली मर गई है। और इसी लिहाज से कुछ नौजवान लड़कों ने, घर वालों ने कहा जाके देखो भाई, नगर पालिका को बताओ, अगर कोई पशु मरा है तो नगर निगम वाले आएं, उसको ले जाएं, यहाँ से जीना दूभर हो गया है। तो कुछ यंगस्टर्स मौके पर पहुंचे, झाड़ियों के बीच से होते हुए जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वहां से चिल्लाते हुए भागे और भीड़ इकट्ठा हो गई। देखने वालों ने बताया कि वहां एक महिला की बिल्कुल न्यूड लाश पड़ी है। उसका सिर ऐसा लगता है कि जानवरों ने खा लिया है, छत विछत है, बाकी शरीर फूला हुआ है। फौरन शाहपुर पुलिस को, गोरखपुर कंट्रोल रूम को इत्तला की गई। शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर सुधीर सिंह पहुंच गए, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ पहुंच गए पूरी टीम के साथ, और उस समय जो सीओ थे प्रवीण सिंह, वो भी पहुंच गए। आसपास के लोगों से पहले उसके पहचान की कोशिश की गई। उसके दोनों हाथों में गुलाब का फूल बना हुआ था। इसके अलावा जो गुदना होता है, जिसको आज की भाषा में टैटू कहते हैं, गांव में पहले से ये चलता रहा है, और लोग अपना नाम लिखाना या अपने पति का नाम लिखाना, ये उस समय महिलाएं पसंद करती थी। पुरुषों में गुदने का चलन पहले से नहीं था, ये अभी हाल में शुरू हुआ है, जब पूरा का पूरा शरीर टैटू से लोग गुदवा लेते हैं। पहले गांव में फेरी लगाने, जो गुदना बनाने वाले फेरी लगाते थे, तो महिलाएं इकट्ठा होती थी और एक सुई से वो चुभो के किसी सोल्यूशन से वो बनाते थे, उसमें नाम लिखते थे। इसीलिए वो बहुत सलीके से लिखे हुए नाम नहीं होते थे, जो अक्षर बन सकता है उस तरह से बना के लिखते थे। बहरहाल लिखा हुआ कुछ नहीं था उसके हाथों में, सिर्फ गुलाब का फूल था। मतलब जो बना हुआ था उससे ये लग रहा था गुलाब बनाने की कोशिश की गई है। बहरहाल पुलिस उसकी फोटो लेकर और उसने ढूंढना शुरू किया। 30 साल से अधिक उम्र की ये महिला थी। उसकी फोटो तुरंत निकलवाई गई और कुछ अंगों को ब्लर करके पुलिस वालों ने करीब 100 फोटोग्राफ निकलवाई। जब 3-4 दिन तक कुछ भी पता नहीं लगा, कोई गुमशुदगी नहीं लिखी हुई थी, किसी ने थाने पर आकर इस तरह की किसी महिला के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, तो पुलिस के सामने और कोई चारा नहीं था कि फोटोग्राफ लेकर चेहरे के जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं उससे पहचानने, और दोनों हाथों पे बने हुए टैटू या गुदना, उसके बड़े बड़े फोटोग्राफ निकाल के
पुलिस को ये लगा कि ये बहुत दूर की बात नहीं होगी। जिस तरह से कॉलोनी के भीतर, प्रीत विहार कॉलोनी के भीतर के एक प्लॉट पे झाड़ियों के बीच ये मिली है, हाईवे पे मिली होती तो ये लगता कि पता नहीं कहाँ से लाके डाली गई है, लेकिन कॉलोनी के भीतर के एक प्लॉट में मिली हुई लाश के बारे में पुलिस का अंदाज़ा यही था, बहुत दूर होगा, 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर की महिला होगी। इसलिए चाय वाले, ठेले वाले, पान वाले, खुंचे वाले, सड़क पर जो निगाह रखने वाले लोग हैं, व्यवसाय से संबंधित, सब्जी वाले, इन सब को पुलिस ने अलग अलग टीमें बना के 2-3 किलोमीटर में उसको पहचानवाने की कोशिश की। जब कुछ नहीं मिला तो 3 दिन बाद एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, गुरु ने हमारे बताया है कि हत्या करने के बाद या बहुत बड़ा अपराध करने के बाद कुछ न कुछ क्लू अपराधी छोड़ जाते हैं। तो 3 दिन बाद डॉक्टर कौस्तुभ अपनी पूरी टीम लेकर फिर पहुंचे और उस पूरे प्लॉट में उन्होंने कहा अच्छी तरह से सर्च करिए, कोई न कोई चीज मिलेगी। प्लॉट में ही थोड़ा दूसरी तरफ एक गड्ढे में ईंट से दबा के रखी गई पुरानी ईंट पत्थर उसके ऊपर रख दी गई थी, महिला की साड़ी और ब्लाउज मिल गई। महिला की साड़ी के पल्लू में किनारे की तरफ सुरती, तंबाकू, देशी सुरती जिसे कहते हैं, खैनी भी जिसे कहते हैं, वो तंबाकू गांठ लगाकर रखी हुई मिल गई। गांठ लगाते हैं लोग गांव में, महिलाएं जब सुरती का सेवन करती हैं या खैनी का सेवन करती हैं तो उसे पल्लू में कोने में गांठ लगा लेती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको खा लेती हैं। अब पुलिस के पास 2 चीज़ें हो गई, एक हाथों में गुदा हुआ गुलाब का फूल और दूसरा पल्लू में बंधी हुई सुरती, खैनी, तंबाकू, देशी तंबाकू जो चूने के साथ रगड़ कर खाई जाती है। अब पुलिस ने इसके साथ जोड़ के कि भाई क्योंकि सुरती खाने वाली महिलाएं थोड़ा रेयर हैं, पुरुष तो भरे पड़े हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ बहुत कम उम्र से ही बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी और बुजुर्ग बड़े लोग भी इस खैनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महिलाओं में ये खैनी खाने वालों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए पुलिस ने गुलाब का वो गुदना और सुरती, इस 2 कॉम्बिनेशन की महिलाओं को ढूंढना शुरू किया। 15 कांस्टेबल्स की अलग अलग टीम एसपी सिटी ने बनवाई थी और पूछते पूछते 6वें दिन इनकी मेहनत रंग लाई। एक व्यक्ति ने यह बताया कि साहब ये सुरती बहुत खाती थी और शराब भी बहुत पीती थी, एक रिक्शे पर हमेशा आती थी और फला दुकान से वो शराब ले जाती थी। दुकान वाले के पास पुलिस की वो टीम गई, उससे पूछा कि भाई ऐसी कोई महिला, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में, हिंदी बेल्ट के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं थोड़ा सा शराब की दुकान पर खुद जाकर शराब लेने से परहेज करती हैं, किसी न किसी से मंगवा लेती हैं। पुरुष तो लाइन लगा के लेते हैं, लेकिन महिला थोड़ा सा परहेज करती हैं। इसलिए पुलिस ये मान के चली कि अगर सही शराब बेचने वाला या शराब की दुकान मिल जाएगी तो वो जरूर बता देगा, और हुआ भी ऐसा। शराब की दुकान के उस सेल्समैन ने बताया कि जी हाँ साहब, ये फला जगह रहती है, तंबाकू बहुत खाती थी और शराब लगभग रोज पी लेती थी।
एक रिक्शे वाले पर के साथ ही हमेशा आती थी, उसी रिक्शे से आती थी, शराब लेकर जाती थी, उसके बाद क्या करती थी ये पता नहीं। उसने ये भी बताया कि उसके 2 बच्चे भी हैं। ये गुलरिहा गुलरिहा इलाके में रहती है। पुलिस के चेहरे पर चमक आ गई। फौरन वो लोग गुलरिहा की तरफ भागे। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, 2-3 घंटे में पता लग गया कौन सी महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, सुरती या तंबाकू खाती है, शराब भी पीती है। तुरंत पता लग गया। आसपास के जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनसे पुलिस ने निकाल कर ढूंढना शुरू किया और धीरे धीरे पुलिस को उस रिक्शे वाले का पता लग गया। रिक्शा वाला भी गिरफ्तार किया, पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया और उसने बताया कि 17 अगस्त को दोपहर रिक्शे वाले ने और उस महिला ने व्यास नगर के राहुल भोजनालय पर भोजन किया। रात का भोजन किया, खाना खाया और फिर वहां से रैन बसेरे के गार्ड देवरिया जिले के लार रेवली, लार वहाँ की बड़ी तहसील है और देवरिया की बहुत फेमस जगह है। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, आर्मी में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स देवरिया के लार कस्बे के रहने वाले हैं। तो बहरहाल उसने ये बताया कि साहब लार में नेवली गांव का रहने वाला शैलेश मिश्रा, जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी वो आया और उसने बातचीत की। फिर महिला ने मुझसे कहा कि अब तुम जाओ, मैं शैलेश के साथ कहीं जा रही हूं, और शैलेश उसको लेकर चला गया। शैलेश का पता लगाते लगाते पुलिस शैलेश तक भी पहुंच गई, क्योंकि वो रैन बसेरे का गार्ड था। ड्राइवर ने बताया कि साहब रैन बसेरे का गार्ड है, तो कहाँ जाता। रैन बसेरे के रिकॉर्ड से शैलेश का भी पता, शैलेश मिश्र पूरा नाम, उसका भी पता लग गया। शैलेश को लाया गया थाने पर। आप समझ ही सकते हैं कि अगर पुलिस उनसे पूछती कि श्रीमान जी आपका उस महिला से क्या संबंध था, तो वो कभी बताता नहीं। हम क्या जाने साहब, वो महिला है, घूमती रहती है, देखा मैंने भी था, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है। तो श्रीमान जी कह के आप किसी अपराधी से अपने काम की बात नहीं निकलवा सकते। कैसे निकलवा सकते हैं ये आप भी जानते हैं। पुलिस तो खैर बहुत अच्छी तरह जानती है, और फिर पुलिस को वही करना पड़ा। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद तब शैलेश मिश्रा टूटे। जब अपराधी टूटता है तो वो थोड़े थोड़े हिज्जों में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में अपनी बात बताता है। यहां साहब इतना तो मैं जानता हूं, इसके आगे नहीं जानता। फिर उसको थोड़ा अगली श्रेणी वाली पूछताछ करनी पड़ती है, तब फिर थोड़ा सा और बताता है। फिर पुलिस कहती थी पहले गलत क्यों बताया, उसने कहा साहब डर गया। बहरहाल सारे टुकड़ों को जोड़कर पुलिस को सच्ची बात पता लग गई। खाना वो खा चुकी थी। उसने ये कहा कि हम तुमको अंग्रेजी शराब पिलाएंगे, चलो पहले हमारे साथ हम लोग घूमेंगे, फिर जब रात हो जाएगी तो हम तुम्हें अंग्रेजी शराब पिलाएंगे। अंग्रेजी शराब का नाम लेते ही वो महिला उसके चेहरे पे चमक आ गई। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, और शैलेश मिश्रा उसे लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में रिक्शे से घूमने लगा। फिर उसके जेब में उस समय सिर्फ 1200 रुपए थे। अंग्रेजी शराब की दुकान पर जाने पर महिला ने अपनी ब्रांड बताई। 475 रुपए की शराब ली गई। उसके बाद ये दोनों खाली जगह
अकेली जगह ढूंढते ढूंढते करीब 1 बजे रात में उस प्लॉट पर पहुंचे। शराब के साथ बाकी जो उसके अवयव होते हैं, बाकी जो पैराफर्नेलिया शराब की बोतल के साथ या पीने वालों के साथ चलता है, वो सब भी उसने खरीदवा दिए थे। दोनों ने छप कर शराब पी। लेकिन शैलेश का ये कहना था कि मैं सिर्फ शराब के लिए नहीं, शराब के बहाने उससे संबंध बनाना चाहता था और मैं इंतजार कर रहा था कि इसे कब नशा चढ़ जाए। नशा भी चढ़ा और उसके बाद शैलेश मिश्रा ने उसके साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद जब वो चलने लगा तो उसने कहा 1000 रुपये फौरन दे दो। उसने कहा तुमने देखा मेरी जेब में सिर्फ 1200 रुपये थे, 475 रुपये की मैंने शराब खरीद ली, 100 रुपये और इधर उधर की चीज़ें जो शराब के साथ इस्तेमाल की जाती हैं वो खरीदी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 500 रुपये मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे मुझे घर जाना है। उसने कहा 1000 रुपये अगर नहीं निकालोगे मैं शोर मचाना शुरू करूँगी, अभी लोग इकट्ठा होंगे, तुम्हारा 10,000 रुपये खर्च हो जाएगा। हत्यारे शैलेश मिश्रा ने उसके बाद बताया कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पास पड़ी एक ईंट से उसके सिर पर वार किया, बेहोश हो गई। उसके बाद तब तक उसके सिर पर वार करता रहा जब तक कि पूरा चेहरा और पूरा सिर विकृत नहीं हो गया। उसके बाद मेरा नशा भी काफूर हो गया, मैं वहां से भागकर सीधे अपने कमरे में आ गया। इस घटना का खुलासा 13 सितंबर 2020 को हो पाया। घटना मैंने आपको बताई थी 22 अगस्त की थी। किसी सर्विलांस से घटना का पता नहीं लग पाया था। पहला काम घटना होते ही पुलिस ये करती है, क्राइम ब्रांच को तुरंत बुलाती है, वो कहती साहब ये यहाँ पर डंप डाटा के लिए आईडी लीजिए। आईडी भी ली गई, उसके डिटेल भी मंगवाए गए, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसमें हाथ के टैटू का कोई जिक्र नहीं था। जिस रंग की साड़ी पहने हुए थी उस रंग से आने जाने वालों को पहचानने की कोशिश की गई। अंधेरे की वजह से कतई रंग का पता नहीं लगा। पुलिस परेशान हो गई थी। पहले ही 2 दिनों में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो एसपी सिटी नए बैच का यंग ऑफिसर और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सबूत मौके पर न छोड़ जाए। ये उसका डॉक्टर कौस्तुभ त्रिपाठी एसपी सिटी, द देन एसपी सिटी ऑफ गोरखपुर, ये उनका मानना था और ये बहुत जिसको कहते हैं ना फर्म कन्विक्शन लेके वो अफसर वहाँ पर गया और उसे सफलता भी मिली। खाली टैटू से तो बहुत कोशिश की पुलिस ने, नहीं पता लगा, लेकिन टैटू के साथ साड़ी के पल्लू में बंधी हुई तम्बाकू, सुरती या खैनी, इस कॉम्बिनेशन से जब ढूंढा जाने लगा तो बहुत जल्दी इसका पता लग गया कि कौन सी महिला है। सुरती भी खाती है और फिर बताने वाले ने ये भी बता दिया शराब भी रोज पीती है और उसके 2 बच्चे हैं। तो ये मैनुअल पुलिसिंग की वजह से, मुखबिर बेस्ड पुलिसिंग की वजह से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो पाया। मेरा कहना ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी घटना के खुलासे के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सर्विलांस, इसी से घटना का खुलासा हो सकता है। और
पुलिस ने सिर्फ मैनुअल सर्विलांस से, सिर्फ मैनुअल पुलिसिंग से, या सिर्फ ये कह लें मुखबिरों के तंत्र से इस घटना का खुलासा कर दिया। आज की घटना मैं बहुत बार बता चुका हूं कि मुखबिरों का तंत्र बहुत पुराना और टाइम टेस्टेड है। जब तक एंड्रॉयड फोन नहीं आए थे, या बल्कि ये कहें कि मोबाइल फोन नहीं आए थे, तब तक किसी भी थाने में अच्छे थानेदार या सब इंस्पेक्टर या कभी कभी थाने पर रहने वाले जो सिपाही होते हैं, 100 आदमी उनके पास काम लेके आता है, तो वो उनमें से 4, 6, 10 को अपना मुखबिर बना लेते हैं। तो ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, फलां इलाके में जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या पता लगे ये मुझे बता देना। इनका मुखबिरों का जो ये तंत्र है, या मुखबिरों पर जो डिपेंडेंस थी पुलिस की, वो मोबाइल फोन के चलन के बाद लगभग खत्म हो गई। इनकी बेकदरी शुरू हो गई। कोई इन्हें थानों पर लिफ्ट नहीं देता था। हालांकि आज भी सीक्रेट सर्विस मनी थानों को दी जाती है, जो पहले मुखबिरों को देने के लिए दी जाती थी। पहले बाकायदे जो थानाध्यक्ष होता था, वो अपनी एक डायरी होती थी जो अगले थानाध्यक्ष को दे के जाता था। उसमें ये लिखता था कि 20 रुपये फलां मुखबिर को, 30 रुपये फलां मुखबिर को, 25 रुपये फलां। वो उसकी कॉन्फिडेंशियल डायरी होती थी, एसओ's कॉन्फिडेंशियल डायरी। तो उसी लालच में वो चक्कर लगाते रहे लोग, लेकिन अब उन पर पुलिस ये कहती है कि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता लग जाएगा मौके पर कौन था, सीडीआर से पता लग जाएगा, सीसीटीवी से पता लग जाएगा किस वाहन से आए थे, कितने लोग थे, किस दिशा में गए, कितनी देर रुके, कब वापस लौटे। हमें मुखबिर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी जो बहुत अच्छे थानेदार हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं, वो मुखबिर पालते हैं। पालने का मतलब थोड़ा उनका भी काम कर देते हैं और वो पुलिस का भी काम करते हैं। घटना की सूचना के बारे में पुलिस को लोग नहीं बताते। प्राइवेट आदमी जो उनके बीच का है, वो कहीं न कहीं से ढूंढ ढांढ के निकाल लेता है और आकर थाने पर बताता है कि साहब ये चीज़ सुनाई दे रही है, इसको देख लीजिए। अगर क्राइम ब्रांच से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, सीडीआर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, सीसीटीवी से कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो यही मुखबिर काम देते हैं। देखिए, इसका सबसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन। आप सबने पढ़ा होगा कि ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन मुखबिर बेस था, और मुखबिरी से ही उसकी पर्टिकुलर प्रिसाइज लोकेशन और प्रिसाइज ऑपरेशन यूएस के नेवी सील्स ने ये ऑपरेशन किया था। नेवी सील्स ऑफ यूएस नवल स्पेशल वारफेयर डेवलपमेंट ग्रुप, उनके पास एरिया की इंफॉर्मेशन तो थी कि खैबर पख्तूनवा के एबटाबाद जिले में 1 किलोमीटर के इस दायरे में वो कहीं रहता है। कुछ कॉल्स उसकी इंटरसेप्ट हुई, लेकिन वो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करता था। इंटरनेट बिल्कुल नहीं करता था। उसको ये शक था कि इंटरनेट के जरिए या केबल टीवी या डिश टीवी के जरिए अमेरिका लोकेट कर लेता है। ये भ्रांति उसके दिमाग में बहुत दिन से, भ्रांति क्या, अब तो ये बात सही है कि इससे भी लोकेशन जानी जा सकती है। इसलिए उसको अगर कुछ देखना होता था, कोई खबर, तो प्री रिकॉर्डेड कैसेट या सीडी उसके पास तक पहुंच जाती थी और वो सीडी ड्राइवर पे या वीसीडी पर वो चीज़ देख लिया करता था। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो फ़ोन का इस्तेमाल करता था, और फ़ोन के लोकेशन और बाकी चीज़ों, तमाम टेक्निकल डिटेल्स जो पाकिस्तान से ही मिल सकती थी यूएस को, उसमें पाकिस्तान बहुत मदद नहीं कर रहा था। आपने खबरों में ये भी पढ़ा होगा कि फिर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डेरा डाला एबटाबाद के आसपास, और वहाँ अपना एक मुखबिर जो लोकल डॉक्टर था
उससे संपर्क किया। घर के भीतर कितने कमरे हैं, कौन किस कमरे में रहता है, ये सब पता करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। टीका लगाने के बहाने, दवा देने के बहाने, एक एक चीज़ वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बताया, उसने बताया। बाद में उसकी बड़ी दुर्गत की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। तो मैनुअली ये बात, ये लोकेशन यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली और नेवी सील को पूरा उस तरह का मकान एक आर्टिफिशियल बनाकर कैसे हेलीकॉप्टर से उसमें लैंड करेंगे, कैसे उस कमरे में जाएंगे जिसमें ओसामा बिन लादेन रहता है। 2 मई 2011 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद जिले के बिलाल टाउन इलाके में रात में 2 बजे के आसपास नेवी सील्स ने एकदम, जैसे वो कहते हैं ना, अटैक सा कर दिया और अपने साथ ओसामा के साथ 3 लोग या 4 लोग उठा के भी ले गए। और यही नहीं, 40 मिनट में ही उन्होंने पूरी तलाशी ले ली। वहां से जो आप रिकॉर्ड्स में देखेंगे, नेट पे उपलब्ध है कि उनको 10 हार्ड ड्राइव्स, 10 सेलफोन्स, 5 कंप्यूटर और 2 टेलीफोन नंबर जो ओसामा की जो सदरी पहनता था उसमें टक किए हुए थे, जेब के भीतर टक किए हुए निकले थे। बाद में इन्हीं 2 नंबरों की सीडीआर से बड़े बड़े ऑपरेशन भी यूएस की फोर्स ने किया था। ये सब भी 40 मिनट में ले गए। हालांकि उनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था, लेकिन पाकिस्तान को कानों कान खबर नहीं हुई। वहाँ से अफगानिस्तान ले गए। वहाँ जैसा बताया जाता है कि वहाँ उससे उसकी पहचान की, उसकी डीएनए सैंपलिंग की और तमाम और प्रोसेस पूरी करने के बाद उसे समुद्र में ही दफनाया गया। आज की घटना तो मैंने बताया। आज की घटना में जो वाकया है उसके बारे में बता दूं कि आज फिर एक बार महिला की जान शराब पीने के लत के कारण या शराब की लालच के कारण उसकी जान चली गई। देखिए, शराब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्यों इसकी लत लोग पालते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा। लत तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है, लेकिन शराब की लत, इतना पैसा लगा के एक लत पालते हैं लोग। ड्रग्स के एडिक्शन वाले जो हीरोइन और ये लोग तो अपनी किडनी बेच देते हैं, लिवर बेच देते हैं। क्या मानसिकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। महिलाओं की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है समाज में, जननी है वो, वंश आगे बढ़ता है उनसे, और उनका शराब पीना समाज के लिए बड़ा घातक है। इसके लिए लोग तर्क देते हैं कि साहब, शराब की दुकान में ये कहाँ लिखा रहता है कि सिर्फ पुरुष ही खरीदेंगे। तर्क तो बहुत आप दे सकते हैं, ये तर्क नहीं होते, ये कुतर्क हैं। लेकिन फिर भी पुरुष हो चाहे महिला हो, शराब की लत में पड़ना अच्छी बात नहीं होती। ऐसी महिलाओं को काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे कोई नॉर्मल आदमी इनकी काउंसलिंग करे और चाहे कोई एनजीओ या सामाजिक लोग करें। इन्हें समझाने की ज़रूरत है, इन्हें बताने की ज़रूरत है। और आप ये भी सोचिए कि जो महिला शराब पीती है उसको कम से कम 100 घर वाले उस मोहल्ले या उस गांव में सभी लोग जानते हैं कि ये शराब पीती है, क्योंकि ये रेयर फिनोमेना है। पुरुष के बारे में ये पूछेंगे आप तो लोग कहेंगे भाई हमने तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है पीते हैं।
क्योंकि इतने पीने वाले मिलेंगे कि किसी के बारे में 90% लोग अवॉइड करते हैं ये बताने के लिए अगर आप पूछिए। लेकिन महिला के बारे में जरूर सब बता देंगे, क्योंकि महिला से संबंधित है। कह रहे साहब फला की बीवी या फला की जो भी रिश्ता होगा वो शराब पीती है, चाहे वो घर में पीती हो, दूसरे से मंगा के पीती हो, लेकिन मोहल्ला पूरा जानेगा कि साहब फला शराब पीती है। इसलिए ऐसे लोग अगर आपके आसपास, टोला पड़ोस, रिश्तेदारी कहीं भी हैं, तो कृपा करके संगठित होकर घर परिवार के लोग काउंसलिंग करें, डी एडिक्शन सेंटर्स तक ले जाएं, क्योंकि महिलाओं का शराब पीना वो ज़्यादा घातक है समाज के लिए। घातक तो सबके लिए है, लेकिन समाज के लिए ज़्यादा घातक है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।